नमस्कार, डीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसानों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। हरियाणा पंजाब सीमाओं पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। वहीं पंजाब के कई जगहों पर रेलवे ट्रैक्स पर भी किसान बैठे हुए हैं। किसानों का रेल रोको आंदोलन राजपुरा, मोगा, अमृतसर और मानसा में भी रेलवे ट्रैक जाम किया गया है। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी की सीमाओं पर भी पुलिस का सख्त पहरा है। आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। इस बीच गुरुवार को पहली बार यूपी की तरफ से भी किसान दिल्ली कूच करने निकले हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया और बस में भरकर ले गए। ये किसान यूपी के गाजियाबाद की तरफ से गैस सिलेंडर और राशन लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। वहीं हरियाणा के सबसे बड़े किसान संगठन ने भी आंदोलन की समर्थन का ऐलान कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। किसान आंदोलन मोदी की लोकप्रियता कम करने के लिए शुरू किया गया है। राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। हमारे पास बहुत कम समय है। मोदी की लोकप्रियता कम करनी जरूरी है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदिर के करके ऊपर चल गया। वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। दिन साडे कोले थोड़े की असीं इन्हें थोड़े दिनों दे विच ग्राफ इहदा डाउन। वहीं किसानों के प्रदर्शन पर किसान नेता गुरनाम सिंह चारूने ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज 3 फैसले लिए गए। पहला ये कि हम कल 3 घंटे के लिए हरियाणा को टोल फ्री रखेंगे, दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक। परसों हर तहसील में दोपहर 12 बजे से ट्रैक्टर परेड होगी। 18 फरवरी को सभी किसान और मजदूर संगठनों की संयुक्त बैठक होगी। उसी बैठक में आगे के फैसले लिए जाएंगे। और आज 3 फैसले लिए गए हैं। एक फैसला ये है कि हम अपने जो पूरा हरियाणा है उसमें कल टोल फ्री रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक। और उसके साथ जहां हमारा बाकी संगठन है, जैसे पंजाब में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, वहां भी जहां जहां हमारी यूनिट है वो भी 3 घंटे अपना इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और उसके अगले दिन जो है वो ट्रैक्टर परेड है हर तहसील में 12 बजे से शुरू होगी, जब तक भी वो समाप्त होगी। हर तहसील में वो हर तहसील वाले अपना अपना टारगेट तय कर लेंगे कहां से कहां तक जाना है। और उसके अगले दिन यानी 18 तारीख को सभी हरियाणा के किसान संगठन, मजदूर संगठन, उसमें व्यापारी, उसमें जो किसी तरह के भी संगठन है उनको शामिल करके, चाहे उनमें टोल कमेटियां हैं, चाहे उसमें लंगर कमेटियां हैं, उन लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है। एसबीआई को 3 हफ्तों में रिपोर्ट देनी होगी। आपको बता दें, साल 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत हुई थी। इसे लागू करने के पीछे मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की रक्षा के लिए अहम। अब राजनीतिक दलों द्वारा चंदे के रूप में लिए गए काले धन की जानकारी मिल सकेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड में अर्जित की गई चंदे की पारदर्शिता हो सकेगी। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही तरीके से लागू करना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सही तरह से पालना हो। इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों को मिले चंदे की भी पूरी जानकारी सामने आए। चुनावी बॉन्ड को आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। पहले से कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि जो चुनावी बॉन्ड है जिसमें जनता को कुछ पता नहीं चलता, ये एक बड़ा घोटाला है। आपको किस बिजनेस घराने ने कितना बड़ा पैसा दिया, क्यों दिया, इसका कारण स्पष्ट होना चाहिए, उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है, जनता को पता नहीं है, कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में ये आता नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा न्याय किया है देश की जनता के साथ कि कम से कम जो आरटीआई के दायरे में आ गया, इलेक्शन कमीशन के दायरे में आ गया, ऐसे वक्त में इस फैसले से साबित कर दिया कि बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि यदि बड़े बड़े काम हुए हैं और उन बड़े बिजनेस टाइकून्स ने इनको पैसा दिया है तो निश्चित रूप से इसमें इनका स्वार्थ नजर आता है। यदि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया, यदि इसको ईमानदारी से लागू करना तो केंद्र सरकार का काम है, लागू होता है तो बैक की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही, आज तक किसी ने चुनावी बॉन्ड जारी नहीं किए।
ये सीधे सीधे काले धन को सफेद करने का मामला है और ये एक बड़ा घोटाला साबित हुआ है पूरे देश में। अब किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। जो सच बोले उसकी जबान पर ताला लगा दिया जाता है। कोई खुलकर अपनी बात कह दे तो असली राम राज्य यही है कि आपकी ईमानदारी सामने आनी चाहिए। यदि राम राज्य की बात करते हो, राम की बात करते हो, तो बताइए कहां से कितना कितना पैसा आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ईमानदारी से लागू कीजिए। ये देश चाहता है, जिस दिन ये बॉन्ड का ये जो फैसला आया, इस बॉन्ड के फैसले ने साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार ने, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सब जगह क्लियर है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला पहले चीफ जस्टिस एक कमेटी के मेंबर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अपोजिशन लीडर थे। अब चीफ जस्टिस नहीं होंगे उस कमेटी के मेंबर, और एक बिल लाकर लोकसभा में इस मामले को खत्म किया गया। तो मैं आज फिर कह रहा हूं, सब लोगों को सावधान होना चाहिए, समझना चाहिए। और ये जो चुनावी बॉन्ड का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ये देश को एक ताकत देगा, जनता को ताकत देगा, डेमोक्रेसी को ताकत देगा, और इसमें ये बड़ा घोटाला साबित हो। देश की सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। देश की सुप्रीम अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया असंवैधानिक। 5 जजों की बेंच ने बॉन्ड को बताया असंवैधानिक। 6 साल पुराने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने पर तत्काल रोक लगाई गई। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। चीफ जस्टिस, पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी से वोटर्स को चॉइस मिलती है। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था पेश। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार में इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है। इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। ये बॉन्ड SBI की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाता है। खरीदने वाला बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को कर सकता है डोनेट। वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला? बॉन्ड योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी। इस मामले की सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देशित किया। निर्देश था कि 30 मई 2019 तक में पार्टियां बॉन्ड की जानकारी दें। एक लिफाफे में सभी जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। चुनावी बॉन्ड को लेकर पार्टियों ने जताई थी आपत्ति। RBI और चुनाव आयोग ने भी उठाए थे सवाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में TMC नेता की दबंगई और महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व वर्धमान में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल का संदेशखाली सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ की महिलाओं ने TMC नेता शाहजहां शेख और उनके गुर्गों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस पर भी आरोपियों से साठगांठ के आरोप लगाए, जिसको लेकर बीजेपी की सड़कों पर उतर आए हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संदेशखाली पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं संग प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें सुकांता जख्मी हो गए और वो अस्पताल में भर्ती हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में TMC कार्यकर्ताओं पर महिलाओं के साथ यौन अत्याचार के आरोप लगे। इस मामले में अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा, संदेशखाली में RSS के बंकर हैं। वहां पहले भी दंगे हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में उन्होंने कहा कि संदेशखाली में बाहर से आकर बीजेपी के कार्यकर्ता मास्क पहनकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा वहां टारगेट SK शाहजहां था। ED ने सबसे पहले उसे निशाने पर लिया। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ममता ने कहा कि संदेशखाली में बीजेपी बाहर से लोगों को ला रही है। इस मामले में हमने एक्शन लेते हुए एक कमेटी भी बनाई है। নেতাকে মারা হয়েছে। এলাকা এলাকায় গিয়ে গেরুয়া রঙের প্যাকেটে করে জিনিস ডিস্ট্রিবিউশন করছে। হু আর ইউ? তোমার কাজ বর্ডার সিকিউরিটি, বর্ডার পাহাড় দেয়া। তোমার কাজ বিজেপির ক্যাম্প করে নয়। আমি সবার জন্য এই যে গেরুয়া কালার দেখতে পাচ্ছেন, গেরুয়া কালারের ব্যাগে করে বিজেপির ক্যাম্প করছে। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव और सीट बंटवारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में चुनाव संसदीय चुनावों के साथ होंगे। जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी और इसमें कोई संदेश नहीं है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विशेष पीएमएलए कोर्ट के कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में यह फैसला सुनाया गया। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ईडी की हिरासत में थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें, गोविंद ढोलकिया बड़े हीरा कारोबारी हैं। उन्होंने राम मंदिर के लिए 11 करोड़ का चंदा दिया था, जिसके बाद से वो सुर्खियों में आए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बार फिर से नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों ने सुबह नए पुलिस कैंप गोडम में ग्रेनेड से हमला किया। नक्सलियों के इस हमले के बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों पर जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।